अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। हालिया हफ्तों में हुकूमत की तरफ से तहरीक इंसाफ पर सख्तियां बढ़ा दी गई हैं और फिलहाल इन सख्तियों में कमी के आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं। कई हफ्ते बाद 2 दिसंबर को इमरान खान से उनकी बहन उज़मा खान की मुलाकात कराई गई और फिर उन्होंने इमरान खान का जारहाना पैगाम जारी किया। DGISPR ने भी उस पैगाम का सख्त अल्फाज में जवाब दे दिया और हुकूमत की जानिब से इमरान खान से फैमिली और वकला की मुलाकातों को दोबारा बंद कर दिया गया। कल भी अडियाला जेल के बाहर एक दफ़ा फिर वही सूरत हाल दोहराई गई जो गुज़िश्ता हफ्ते देखने को मिली थी। इमरान खान की बहनें और पार्टी रहनुमा इमरान खान से मिलने अडियाला जेल के बाहर पहुंचे थे, मगर मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। फिर उन्होंने धरना दे दिया। रात गए धरने को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने एक बार फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। PTI के दावे के मुताबिक इमरान खान की बहनों अल्लामा राजा नासिर अब्बास, दीगर पार्टी रहनुमाओं, कारकुनान और पुरअमन मुजाहिरीन पर पंजाब पुलिस ने हुकूमती ईमा पर वाटर कैनन के जरिए केमिकल मिले पानी से हमला कर दिया। PTI के मुताबिक ना कोई हंगामी सूरत हाल थी, ना कोई कानूनी जवाब था और ना ही किसी किस्म का इश्तियाल था। इसके बावजूद ख़वातीन, बुजुर्गों और पुरअमन शुरका पर केमिकल वाला पानी फेंका गया, तशद्दुद किया गया और मुतअद्दिद कारकुनों को ज़बरदस्ती गिरफ्तार कर लिया गया। ये खुली फस्तायत, पुलिस गर्दी और सियासी इंतकाम की बदतरीन शक्ल है। जबकि नुमाइंदा जियो न्यूज़ शब्बीर डार के मुताबिक अडियाला जेल के बाहर गुज़िश्ता रात के धरने पर थाना सदर बैरूनी में 35 नामजद मुल्जिमान समेत 400 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मुकदमे में इंसिदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात शामिल की गई हैं। मुल्जिमान में अलीमा खान, नौरीन नियाजी, उज़मा खान, कासिम खान, सलमान अकरम राजा और आलिया हमजा समेत कई दीगर PTI रहनुमा शामिल हैं। शब्बीर डार की खबर के मुताबिक मुकदमे में रियासत पर हमले की मुजरिमाना साजिश की मनसूबाबंदी की दफ़ा भी शामिल की गई है। जबकि 14 मुल्जिमान को गुज़िश्ता रात मौके से गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें आज इंसिदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दिया गया। मुल्जिमान पर दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी और पुलिस पर हमलों का भी इल्ज़ाम लगाया गया है। हुकूमत वाज़ेह कर रही है कि इमरान खान से मुलाकात में सियासी बातचीत की जाती है और वहाँ से रियासत मुखालिफ पैगाम जारी होते हैं, इसलिए मुलाकात नहीं करने दी जाएगी। आज वफाकी वज़ीर इत्तला तथा तारड़ ने नुमाइंदा जियो न्यूज़ शराज गर्देजी से बात करते हुए कहा कि उज़मा खान की मुलाकात इसलिए करवाई थी कि उन्होंने कोई वायलेशन नहीं की थी, अब उन पर भी कांटा लग गया है। मुलाकात कानून के मुताबिक होनी है, किसी की जिद पर नहीं। ISPR की प्रेसिस बिल्कुल क्लियर थी और मैंने भी उस पर बात की कि एक फैज़ न्याजी गठजोड़ देखने में नज़र आया और उस हवाले से शवाहिद भी मौजूद हैं। अब ये तो तहकीकाती जो प्रोसेस है उसमें जो शवाहिद आए हैं उस पर मबनी आगे मामले ने बढ़ना है। रात को फिर एक जो धरना था उसके ऊपर फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, तो क्यों नहीं मुलाकात करने दी जा रही जो पाकिस्तान तरीके से? मुलाकात ना मेरी ख्वाहिश पे होनी ना किसी और की ख्वाहिश पे होनी, मुलाकात कानून के मुताबिक होनी है। कानून में जेल मैनुअल में मुलाकात के हवाले से बड़ी क्लैरिटी है कि आपने पॉलिटिकल बात नहीं करनी। मुलाकात होती है कैदी की वेलबींग पता करने के लिए, लीगल मामला डिस्कस करने के लिए, मुल्क के खिलाफ साजिश करने के लिए, इदारों को गालियां देने के लिए या सियासत करने के लिए नहीं होती। उज़मा साहिबा की मुलाकात इसलिए करवाई थी कि उनकी वायलेशन नहीं थी, उन्होंने भी वायलेशन की, अब उन पे भी कांटा लग गया। तो जो वायलेशन करेगा मुलाकात कानून के मुताबिक होनी, किसी की जिद पे नहीं होगी। मौजूदा जो लीडरशिप है तहरीक इंसाफ की, वो ये कह रही है कि बुशरा बीबी गैर सियासी खातून है, उनकी मुलाकात भी, तो आपकी नजर में क्या बुशरा बीबी गैर सियासी थी? ये इनके अंदरूनी मामला है क्योंकि इनकी बहुत लड़ाई है अलीमा बीबी की, बुशरा बीबी की। मैं ऐसी पॉलिटिक्स में डलता नहीं। इस सारी सूरत हाल में इमरान खान के बेटों कासिम खान और सुलेमान खान ने स्काई न्यूज़ की एंकर यल्दा हकीम को इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने इमरान खान की हिरासत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और अपने वालिद से मुलाकात के लिए जनवरी में पाकिस्तान आने का इंदिया भी दे दिया है। अहम बात यह भी है कि अडियाला जेल में इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी भी कैद हैं और उनसे भी फैमिली या वकला को मिलने नहीं दिया जा रहा है। बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू इस हवाले से मुसलसल आवाज़ उठा रही हैं। कल रात को जब अडियाला जेल के बाहर इमरान खान की बहनों और PTI रहनुमाओं का धरना जारी था तो मरियम रियाज भट्टू ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि क्या मैं अडियाला जेल के बाहर बैठे अफराद को ये याद दिलाऊं कि बुशरा इमरान भी कैद तन्हाई में हैं और 8 हफ्तों से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है कि किसी को भी उनसे मिलने नहीं दिया गया, ना फैमिली को और ना ही वकला को। बुशरा बीबी की बहन ने इस पोस्ट में अलीमा खान, नौरीन नियाजी, सुहेल आफरीदी, जुनैद अकबर, शाहिद खटक, सलमान अकरम राजा और मुराद सईद को टैग किया था। हम बाद में मरियम रियाज भट्टू ने यह पोस्ट डिलीट कर दी और आज सुबह उन्होंने एक और पोस्ट की जिसमें उन्होंने अडियाला जेल के बाहर इमरान खान की बहनों के साथ होने वाले सलूक को गैर इंसानी, गैर कानूनी और मजहबी और मुआशरती रिवायात के खिलाफ करार दिया और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को तनकीद का निशाना बनाया। PTI पर हालिया सख्तियों का सिलसिला खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला की तब्दीली के बाद से शुरू हुआ था। खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर को हटाकर सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला बनाने के बाद वफाक और सूबे में मजीद दरार पड़ गई थी। वर्किंग रिलेशनशिप का मसला मजीद संगीन होता जा रहा था। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया। साथ ही हुकूमत की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की धमकियां भी दी गई। ताहम इस दौरान ही वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने NFC की मीटिंग में शिरकत की और अब ये तासुर भी दिया जा रहा है कि वफाक और सूबे में तनाव में कमी आ रही है और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के रवैये में तब्दीली आ रही है। परसों वफाकी वज़ीर इत्तला तथा तारड़ ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि
कि सुहेल आफरीदी अब संजीदा हुए हैं, उन्होंने तवज्जो देना शुरू की है और रवैये में तब्दीली लाए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का फैसला किसी धमकी पर नहीं बल्कि तर्ज हुक्मरानी पर होना है। जबकि कल रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गवर्नर राज की धमकी को समझ गई है और वफाक के मुतालबात को पजीराई दे रही है। इमरान खान ने पॉलिसी शिफ्ट नहीं की, लेकिन सलमान अकरम राजा और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पॉलिसी शिफ्ट कर ली है और इमरान खान को भिनक भी नहीं पड़ने दी गई है। जबकि आज गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने भी कहा कि जहां तक गवर्नर राज का ताल्लुक है तो ये सूबाई हुकूमत पर मुनहसिर है। अगर सूबाई हुकूमत प्रॉपर्ली बिहेव करेगी, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करेगी, तो क्यों वफाकी हुकूमत गवर्नर राज लगाएगी। इमरान खान के हालिया पैगाम के बाद से वफाकी हुकूमत ना सिर्फ ये ऐलान कर रही है कि इमरान खान के रियासत मुखालिफ पैगामात का सिलसिला बंद होने और माफ़ी मांगने तक मुलाकात नहीं करने दी जाएगी, बल्कि ये भी वाज़ेह कर रही है कि अब PTI से सियासी मुज़ाकरात का भी यही रास्ता है। अब कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। इन हालात में PTI के लिए ना सिर्फ इमरान खान से मुलाकात और मुज़ाकरात के हवाले से मसाइल खड़े हो गए हैं, बल्कि पार्टी कई अंदरूनी इख्तलाफात का भी शिकार होती जा रही है, जिनमें सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की जानिब से सियासी कमेटी की दोबारा तश्कील पर इख्तलाफात, पाकिस्तान बार काउंसिल के इलेक्शन में शिकस्त पर इख्तलाफात और सीनियर रहनुमा काजी अनवर का इस्तीफा और इमरान खान की जानिब से नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की वर्कशॉप में शिरकत करने वाले पार्टी रहनुमाओं को मीर जाफर और मीर सादिक करार देने के बयान का मामला भी शामिल है। इस सारी सूरत हाल में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोकर कह रहे हैं कि इमरान खान ने मैंडेट दिया है महमूद खान अचकज़ई को। क्या वाकई तहरीक इंसाफ उसकी पासदारी करते हुए आगे बढ़ेगी। 20-21 को कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मामले खुसूसी बराए इत्तलात शफी जान हमारे साथ मौजूद। शफी जान साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। शफी जान साहब, वफाकी हुकूमत अब खुद कह रही है कि गवर्नर राज तो सूरत में लगेगा अगर मामला ऐसा हो और जो सूबाई हुकूमत है उसका कंडक्ट ऐसा हो। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी अब यही बात कर रहे हैं। फैसल करीम कुंडी साहब साथ में हमारे प्रोग्राम में अता तारर साहब मौजूद थे, उन्होंने कहा कि रवैये में तब्दीली आई है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के। कल शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की पॉलिसी शिफ्ट हो गई है क्योंकि वो संजीदा ले लिया है उन्होंने जो गवर्नर राज है उसकी धमकी को। क्या दुरुस्त है ये? सबसे पहले शाहजेब साहब आपका शुक्रिया। जहां तक गवर्नर राज का सवाल है तो हमने पहले भी हमारी स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि अगर इनको गवर्नर राज लगाने का शौक है तो ये शौक ही पूरा कर ले। ये जो एडवेंचर करना चाहते हैं या करने जा रहे हैं तो ये मिस एडवेंचर साबित होगा। गवर्नर राज के लिए जो यहाँ पे आप अगर खैबर पख्तूनख्वा में देख लें तो ऐसे कौन से हालात हैं कि गवर्नर राज की बातें कर रहे हैं या गवर्नर राज लगाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हमने कौन सा या सुहेल आफरीदी साहब ने कौन सा गैर आईनी गैर कानूनी इकदाम कर लिया है जो अब जरूरत पड़ गई है गवर्नर राज की। गवर्नर राज तो वहां लगना चाहिए जहां गवर्नेंस की इशू हो, जहां पे कोई गैर कानूनी गैर आईनी काम हुआ हो। मगर जो मरवत साहब कह रहे हैं वो क्या उसमें कितनी सदाकत है कि चाहे टेररिज्म के हवाले से हो, अफगान रेफ्यूजीज के हवाले से हो, इन तमाम मामलात के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कोऑपरेट कर रही है वफाक के साथ। देखिए, जो अफगान रेफ्यूजी की इनकी पॉलिसी है, आपको मैंने कई शोज पे ये बात की है शाहजेब साहब कि अफगान रेफ्यूजी के मामले में भी इनके गुड अफगान और बैड अफगान की पॉलिसी है। एक साइड पे ये कहते हैं कि जी हमने अफगान रेफ्यूजीज को बाहर निकालना है, इस मुल्क से वापस भेजना है अफगानिस्तान। हम कहते हैं कि उनको इज्जत की तरीके से भेजा जाए। और दूसरी साइड पे ये एक अफगान को पाकिस्तान की सिटीजनशिप देते हैं, उसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टिकट देते हैं और उसको तैमूर झगड़ा के मुकाबले में फॉर्म 47 के जरिए इलेक्शन जितवाते हैं और उनको पार्लियामेंट ये भेजते हैं और वो फिर इल्जाम तराशियां करता है CM सुहेल आफरीदी साहब पे, मुराद सईद साहब पे और इमरान खान साहब पे। तो ये पॉलिसी जब होगी तो शक्कू शुबात तो जन्म लेंगे। जहां तक वफाक के साथ चलने का काम है तो बिल्कुल वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए। हमने NFC अवार्ड का जो इजलास था उसमें शिरकत की, हमने अपने सूबे का मुकदमा वहां पे रखा। हमारे जो मोहतात अंदाजे के मुताबिक कोई 4,500 अरब रुपए जो उनके वाजिबुल अदा रहते हैं उन पे बात हुई। NHP के 2200 अरब रुपए रहते हैं उस पे बात हुई। 1375 अरब रुपए हमारे NFC शेयर में रहते हैं, ऑयल एंड गैस के पैसे रहते हैं। और NFC में जो 1% इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखा था जिस पे दहशतगर्दी के लिए वो बढ़ना था 3%, उस पे बात हुई। तो ये तमाम चीजें बड़े मुदल्लल अंदाज में सुहेल आफरीदी साहब ने NFC अवार्ड में रखे, NFC के इजलास में रखे। उस पे एक वर्किंग कमेटी भी बन गई जिसमें जनवरी में दोबारा मीटिंग होगी। तो जहां पे सूबे के हकूक की बात होगी, सूबे के हक की बात होगी, हम इजलास में शिरकत करेंगे। और ये बताएगा कि अली अमीन गंडापुर साहब का एक किसी ना किसी लेवल पर वर्किंग रिलेशनशिप था, वो अग्रेसिव तकारीर जरूर करते थे, उन्होंने एहतजाज भी किए, मगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी कोई ना कोई राब्ता उनका था जिसकी वजह से उनकी मुलाकात भी हो जाती थी। अब आफरीदी साहब ने 10 दफ़ा कोशिश की है, मुलाकात नहीं हुई है। क्या उनका कोई रिलेशनशिप, कोई राब्ता, कोई ताल्लुक वज़ीर आला बनने के बाद हुआ है बहाल या बिल्कुल भी नहीं है?
देखिए, जो एक वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए वो है। इससे ज्यादा ना हमने कोशिश की, ना हम रखना चाहते हैं कोई बैकडोर। अली अमीन साहब की आपने बात की, मैं उनके कैबिनेट का हिस्सा नहीं था। ये तो अली अमीन साहब खुद बेहतर बताएंगे। और जहां तक अफरीदी साहब की मुलाकात का सवाल है, तो 10 दफा हम वहां पे, आपने देखा होगा कि अफरीदी साहब वहां पे गए हैं लेकिन उसकी मुलाकात नहीं करवाई गई। इसके बावजूद कि अदालती ऑर्डर हमारे पास है, अदालती अहकामात हैं कि इमरान खान साहब की मुलाकात करवाई जाए मंगल को फैमिली और हुक्ला से और थर्सडे को पॉलिटिकल लीडरशिप से, लेकिन हुकूमत जो है हरदर्मी का मुजाहरा कर रही है। और जेल सुपरडेंट इतना ताकतवर है कि वो ना आईन को मानता है, ना कानून को मानता है, और ना ही इस्लामाबाद के हाई कोर्ट ऑर्डर को मानता है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए भी सोचने की बात है कि वो अपने ऑर्डर पे इंप्लीमेंटेशन नहीं करवा पा रहा। और हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जब गए हैं इस्लामाबाद के हाई कोर्ट में, और हमने चीफ जस्टिस से मिलने की कोशिश भी की, वो ना हमसे मिल रहा है और ना ही हमारी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लगाया जा रहा है। और कल मिलने जाएंगे चीफ मिनिस्टर साहब? नहीं जी, कल चीफ मिनिस्टर साहब मिलने नहीं जा रहे। लिस्ट आ गई है, उसमें चीफ मिनिस्टर साहब का नाम नहीं है, उस पर कहीं और हमारी कमिटमेंट्स हैं। तो कल चीफ मिनिस्टर साहब अडियाला जेल नहीं जा रहे। और जो गुज़िश्ता मीटिंग हुई उज़्मा खान साहिबा की, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कहा था कि वो भी प्रोटेस्ट में हिस्सा लेंगे, वो आए नहीं मगर मुलाकात हो गई। फिर खबर ये सामने आई कि किसी ना किसी लेवल पर वफाकी हुकूमत का कोई राब्ता हुआ था, कोई अश्योरेंसेज हुई थी। क्या उसमें चीफ मिनिस्टर साहब भी शामिल थे जिसके तहत वो मुलाकात हुई थी? उज़्मा साहब के शाहजेब साहब जो मुलाकात हुई थी वो ट्यूसडे के दिन हुई थी। जैसे मैंने पहले वाज़ेह किया कि ट्यूसडे का जो दिन होता है वो फैमिली के और वकला का मिलने का दिन होता है। वो चीफ मिनिस्टर का मिलने का दिन था ही नहीं। चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो थर्सडे को जाते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप का जो दिन होता है मिलने का इमरान खान साहब से, वो थर्सडे है। मगर वो हुआ था ना कि अगर वो मिलने नहीं दिया गया तो प्रोटेस्ट अगर बहने करेगी तो उसमें होंगे। क्या कोई राब्ता हुआ था जो उज़्मा खान साहिबा की मुलाकात हुई जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब भी इन्वॉल्व थे? नहीं, ऐसा कोई राब्ता नहीं हुआ, ना ही चीफ मिनिस्टर साहब उसमें इन्वॉल्व थे। शाहजेब साहब, मैं एक चीज और यहाँ पे ऐड कर दूं। देखिए, जो बहनों का मिलने का दिन होता है या वकला का मिलने का दिन होता है जो ट्यूसडे होता है, पहली गैर कानूनी गैर आईनी इकदाम गवर्नमेंट करती है, क्योंकि अदालती अहकामात मौजूद हैं जिसके मुताबिक ट्यूसडे के दिन खान साहब की फैमिली के साथ मुलाकात का दिन है, उनका बुनियादी हक है। तो पहले गवर्नमेंट गैर आईनी गैर कानूनी काम करती है कि वो मुलाकात नहीं करवाती। जब मुलाकात नहीं होती तो वहां पे धरना और जुलूस होता है और वहां पे फिर मजम्मत होती है। और ये बताइएगा कि अब मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने पूरा इख्तियार दिया है, और वो इख्तियार दिया है अचकज़ई साहब को कि वो मामलात लेकर आगे बढ़ें। और वो ये उनकी राय ये है कि मुज़ाकरात से आगे बढ़ा जाए, सड़कों पर आने की नौबत ना आए। पार्टी इस बात को तस्लीम कर रही है, अचकज़ई साहब की अथॉरिटी को तस्लीम करती है, इस बात को मानती है कि मुकम्मल इख्तियार इमरान खान साहब ने दिया हुआ है? देखिए, तहरीक के हवाले से शाहजेब साहब जो जिम्मेदारी है वो अचकज़ई साहब को और अलामा नासिर साहब को दी गई है, और पार्टी बिल्कुल इस पे अमल दरामद भी करेगी, मनोअन तस्लीम भी करेगी कि तहरीक के हवाले से जो भी अचकज़ई साहब और अलामा साहब जो भी फैसला करेंगे, चाहे वो इस्लामाबाद मार्च हो, चाहे वो धरना हो, चाहे वो जलसा हो, जुलूस हो, मुज़म्मत हो या मुज़ाकरात हो, तमाम तर इख्तियारात अचकज़ई साहब और अलामा साहब के पास है। यानी पार्टी अपने तय ये फैसला नहीं करेगी अगर मुलाकातें नहीं करने दी जाती हैं, कोई भी मामलात होते हैं, जब अचकज़ई साहब गो अहेड देंगे उसके बाद ही, और अलामा नासिर साहब तो फिर उसके बाद ही आगे बढ़ा जाएगा। बिल्कुल, अगर अलामा साहब की या अचकज़ई साहब की मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं हो रही, आगे फ्यूचर में भी ना हुई, और जो भी फैसला अचकज़ई साहब ने लिया, चाहे वो लॉन्ग मार्च के हवाले से हो, चाहे वो इस्लामाबाद आने के हवाले से हो, खैबर पख्तूनख्वा के सरहद बंद करने के हवाले से हो, या मुज़ाकरात के हवाले से हो, पार्टी की मरकजी लीडरशिप, पार्टी की सूबाई लीडरशिप और सूबाई गवर्नमेंट उसको बैक करेगी। और क्योंकि तहरीक इंसाफ की पोजीशन ये रही है कि हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है, मुज़ाकरात होंगे तो इस्टेब्लिशमेंट से होंगे। अगर अचकज़ई साहब सारी डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ मुज़ाकरात की बात करते हैं, 2021 को इजलास भी होने जा रहा है, अगर नून लीग से भी इंगेज करने की बात करते हैं तो भी पार्टी इसकी पासदारी करेगी। शाहजेब साहब, कौमी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है 2021 को, जिसमें पीपल्स पार्टी को भी दावत दी गई और बाकी पॉलिटिकल फोर्सेस को भी दावत दी गई है। मुस्लिम लीग नून की दावत जो है वो एक फरीक है, उसको हम फरीक समझते हैं। अभी तक उनको दावत नहीं दी गई। तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को जमा किया जाएगा और एक कंक्लूजन की तरफ हम जाना चाहते हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि 9 अप्रैल से लेके आज तक जो जो हमारे साथ हुआ, जो हमारी पॉलिटिकल स्पेस कम की गई, जिस तरह हमें ब्रीथिंग स्पेस नहीं मिल रही, बाकी सूबों में एक अनडिक्लेयर मार्शल है जहाँ पे तहरीक
इंसाफ का जलसा जुलूस नहीं हो सकता। इवन आपने 1 to 9 के लाहौर के हल्के में जो इलेक्शन था, वहां पे हमारा जो इलेक्शन मटेरियल होता है, पोस्टर होता है, बैनर होता है, वो नहीं छोड़ा गया, रैलियां हमारी नहीं छोड़ी गई, हमारे पोलिंग एजेंट्स को नहीं छोड़ा गया। तो ये सारी चीजें हम तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ, सिविल सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले लोगों के सामने रखेंगे और एक कंक्लूजन की तरफ बढ़ेंगे। वैसे ये भी बताएगा कि इमरान खान साहब के बेटों ने जनवरी में आने का इंदिया दिया है, पार्टी इस हवाले से क्या तैयारी कर रही है? पार्टी इस हवाले से इन लूप है? देखिए, इमरान खान साहब की साहबजादों का इंटरव्यू आपने कवर भी किया होगा और उस पर बात भी सुबह से हो रही है। उन्होंने जनवरी में पाकिस्तान आने का अंदिया भी दिया है और वीजा भी अप्लाई किया है। अगर पाकिस्तान आते हैं तो उनका बुनियादी हक है वो अपने वालिद इमरान खान साहब से मिले और पीटीआई जो है उनके साथ खड़ी होगी। पार्टी इस वक्त सोच क्या रही है, क्योंकि ज़ाहिर हुकूमत का कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, अगर मुलाकात नहीं करने दी जाती है, अदालती ऑर्डर्स के बावजूद नहीं करने दी जाती है, धरना वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, ये वही हुकूमत करती है जिसको ये एतमाद हो कि आगे से रिस्पॉन्स नहीं आएगा, आगे से उतना बड़ा क्राउड आप नहीं पुल कर पाएंगे या इतने ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे। पार्टी समझती है कि एहतजाज का वक्त है, सड़कों पर आने का वक्त है, या हुकूमत का कॉन्फिडेंस दुरुस्त है कि आप लोग इतना क्राउड नहीं पुल कर पाएंगे इसलिए वो ये सब कर रही? देखिए, ये खुशफहमी है हुकूमत की। आपने देखा होगा कि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त सुहेल आफरीदी साहब मुतअद्दिद जलसे कर चुके हैं। मेरे हल्के को हार्ट में आपने कवर किया होगा, उससे पहले पेशावर में जलसा था, चारसदा, करक, खैबर में जलसे हुए और जो क्राउड वहां पे आ रहा है, जो एक उम्मीद नजर आ रही है खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को सुहेल आफरीदी साहब की शक्ल में, उसको सुनने के लिए, उनका खिताब सुनने के लिए जो जमा होते हैं और जो हम मैस मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, जो जलसे हो रहे हैं मोबिलाइजेशन है या हम इंटरेक्शन कर रहे हैं अपनी आवाम से, अपने खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से, वर्कर से, वोटर से। आपने देखा होगा कि हमने तमाम चीजें ऑन रिकॉर्ड ले आए हैं। हमने सीएम पंजाब को खत लिखा, हमने पीएम को फोन पे कहा कि हमारी मुलाकात करवाई जाए, उसने कहा मैं पूछ के बताता हूं, अभी तक उसका जवाब नहीं मिला। हमने चीफ जस्टिस साहब को मुतअद्दिद बार कॉल्स की मुलाकात के हवाले से, सीएम खैबर पख्तूनख्वा ने, उसका जवाब नहीं मिला। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, उसके हुक्मनामे पे अमल दरामद नहीं हो रहा। हम दोबारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में गए, वो डेट हमारी नहीं लगाई जा रही। हमने एक अलामती धरना भी वहां पे 18 घंटे का सीएम खैबर पख्तूनख्वा ने अलॉन्ग विद कैबिनेट मेंबर्स और पार्लियामेंटेरियंस वर्कर ने दिया। ये तमाम चीजें हम ऑन रिकॉर्ड ला चुके हैं। इसके बाद हमने फैसला किया था और हमने अनाउंस किया था कि हम अपनी आवाम के पास जाएंगे और ये सारा मुकदमा हम आवाम के सामने रखेंगे कि हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही, पीएम जवाब नहीं दे रहा, अदालत में हमारे केसेस नहीं लग रहे। अब जो आवाम फैसला करेगी उसको मनो अन तस्लीम किया जाएगा। जो यहाँ पे जज्बात हैं, जो यहाँ पे नारे लगाए जाते हैं, जो डिमांड्स वर्कर की तरफ से किए जाते हैं, वो भी आप सबको पता है। तो ये जो मैस मोबिलाइजेशन खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है, ये तहरीक की तैयारी है। जो भी अचकजई साहब जो उनको जिम्मेदारी दी गई है, वो तहरीक का ऐलान करेंगे या कोई तारीख का ऐलान करेंगे, इस्लामाबाद आने का या लॉन्ग मार्च का, या जो भी वो प्लान देंगे, आप देखेंगे खैबर पख्तूनख्वा से लाखों लोग सुहेल आफरीदी साहब की क़यादत में आएंगे। वैसे इस सब में फिर खबर आई है कि फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी जो हैं वो मुतहर्रिक हुए हैं और इस्टेब्लिशमेंट में के साथ भी कोई ना कोई राब्ता उनका मौजूद है और उनका जो फोकस है वो कोट लखपत पर मरकूज होगा। कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भी उन्होंने इन्वॉल्व किया है और आगे किसी ना किसी तरीके से ब्रिज किया जाए, जो गैप है, इख्तिलाफात को कम किया जाए। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इस हवाले से है इन लूप? शाहजेब साहब, खैबर पख्तूनख्वा की बात करें या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें, तो उसमें जो मैंडेट है, जो इख्तियार है, वो इमरान खान साहब के पास है। अब जो फवाद चौधरी साहब या इमरान इस्माइल साहब या मौलवी महमूद साहब जिस चीज का अंदिया दे रहे हैं या जो वो कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें ये बहुत बड़ा एक सवाल पैदा होता है कि पश्तून जिरके के मुताबिक या आम जहाँ पे इश्यूज होते हैं, वहां पे जब आप दो फरीक के दरमियान बातचीत करते हैं तो आपको इख्तियार दिया जाता है। आप दोनों फरीकैन से इख्तियार लेते हैं, तब आप जाके उस पर कोई स्टेप फॉरवर्ड करके बातचीत करते हैं। तो खैबर जो तहरीक इंसाफ का इख्तियार है वो तो इमरान खान साहब के पास है। अब फवाद चौधरी साहब या इमरान इस्माइल साहब किस मैंडेट में ये बातचीत करेंगे दूसरे फरीक से, ये भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और इमरान इस्माइल और फवाद चौधरी साहब का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो नहीं है, वो तो IPP ज्वाइन कर चुके थे। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे सख्त टाइम आया, इमरान खान साहब पे सख्त टाइम आया, तो ये लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा एक गैप भी है और बहुत बड़ा सवाल है कि ये जो मैंडेट है इनके पास, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इनको किसने दिया और ये क्या बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया शफी जान साहब की गुफ्तगू आपने। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, एक और अहम इशू है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। वफाकी तहकीकाती इदारा FIA मुसलसल तनाज़ात की जद में है और अब इससे जुड़ा एक और मामला सामने आ रहा है। कल वफाकी वज़ीर बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़
चौधरी सालिक हुसैन ने इंकिशाफ किया था कि हालिया दिनों में मुकम्मल दस्तावेजात के बावजूद बाज़ मुसाफिरों को एयरपोर्ट्स पर ऑफलोड किया जा रहा है। और चौधरी सालिक हुसैन के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस मामले का फौरी नोटिस लेते हुए एक खुसूसी कमेटी भी कायम कर दी है। इससे पहले नवंबर के आखिर में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इसी नौयत के खदशात के तनाजुर में इस्लामाबाद एयरपोर्ट का दौरा कर चुके हैं, जबकि आज FIA के डायरेक्टर जनरल रिफत मुख्तार ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और इंसानी हुकूक के इजलास में ऑफलोड किए गए और मुख्तलिफ ममालिक से डिपोर्ट होने वाले पाकिस्तानियों से मुतालिक मुतादिद अदाद-ओ-शुमार पेश किए। इस मौके पर उन्होंने ये भी बताया कि गुज़िश्ता एक साल के दौरान FIA के 180 एहलकारों को बरतरफ किया जा चुका है। इन इंकिशाफात के बाद FIA की मजमूई कारकर्दगी पर मज़ीद सवालात भी उठ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले इंसानी स्मगलिंग से मुतालिक मामलात में गफलत और करप्शन के इल्ज़ामात पर इदारे के मुतादिद एहलकारों को नौकरी से फारिग किया जा चुका है। सिर्फ यही नहीं, FIA का साइबर क्राइम विंग, जो अप्रैल में नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के तौर पर एक अलग इदारा बना था, उस पर भी करप्शन और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के संगीन इल्ज़ामात सामने आ चुके हैं। इन इल्ज़ामात के तहत कई सीनियर अफसरान समेत मुतादिद एहलकार गिरफ्तार हैं, जिनमें NCCIA लाहौर के वो अफसरान भी शामिल हैं जिन पर मारूफ यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई से मुबैना तौर पर रिश्वत लेने का इल्ज़ाम है। ऐसे में आज ये खबर भी सामने आई है कि वज़ारत दाखिला ने NCCIA के 4 अफसरान के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए हैं, जिनमें से 3 अफसरान सरफराज चौधरी, मोहम्मद उस्मान और शुएब रियाज इस वक्त डकी भाई से रिश्वत लेने के केस में गिरफ्तार हैं। सरफराज चौधरी वही हैं जो इंटरव्यूज़ में बड़े बड़े दावे किया करते थे, मुल्क से हुब्बुल वतनी साबित करते थे और दूसरों की हुब्बुल वतनी पर सवालात उठाते थे। इसी तरह NCCIA रावलपिंडी के 13 अफसरान गैर कानूनी तौर पर कॉल सेंटर्स चलाने वाले चीनी शहरियों से रिश्वत तलब करने के केस में भी गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके अलावा FIA का साइबर क्राइम विंग यानी मौजूदा NCCIA के मुतादिद एहलकारों पर एक मुबैना ब्लास्फेमी गैंग के साथ मिली भगत करके नौजवानों को तौहीन मज़हब के मुकदमात में फंसाने के इल्ज़ामात में भी तवील अरसे से ये इल्ज़ामात लगते आ रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में आज कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी और इंसानी हुकूक का इजलास चेयरमैन कमेटी आगा रफ़ीउल्लाह की सरबराही में हुआ, जिसमें FIA के डायरेक्टर जनरल ने हैरानकुन अदाद-ओ-शुमार पेश किए। FIA के डायरेक्टर जनरल रिफत मुख्तार ने कमेटी अराकीन को बताया कि इस साल 51,000 लोगों को ऑफलोड किया गया, जबकि मजमूई तौर पर 66,000 मुसाफिरों को ऑफलोड किया जा चुका है, जिनमें बड़ी तादाद लाहौर और कराची एयरपोर्ट से थी। ऑफलोड किए गए मुसाफिरों की अक्सरियत विजिट, उम्रा और वर्क वीज़ा की कैटेगरी से थी। सऊदी अरब ने इस साल 24,000 अफराद भीख मांगने पर डिपोर्ट किए। इसी तरह दुबई ने 6,000 पाकिस्तानियों को भीख मांगने पर डिपोर्ट किया। सऊदी अरब ने मजमूई तौर पर 56,000 पाकिस्तानियों को भीख मांगने पर डिपोर्ट किया है, जबकि अजरबैजान ने 2,500 पाकिस्तानी भिखारियों को डिपोर्ट किया। DG FIA के मुताबिक कई अफराद उम्रे के नाम पर यूरोप जाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उन्हें सबूत के साथ ऑफलोड किया गया और ऐसे लोगों के पास यूरोप जाने के डॉक्यूमेंट्स थे, जिनकी वजह से उन्हें ऑफलोड किया गया। और FIA की जानिब से ऑफलोडिंग दस्तावेज़ात, डेटा और ऑनलाइन तस्दीक की बुनियाद पर की जाती है और ऑफलोड होने वाले मुसाफिरों के पास अपने मुतालिका कोर्स, यूनिवर्सिटी या मुलाजमत से मुतालिक मुकम्मल मालूमात नहीं होती हैं और मुतादिद केसेस में मुसाफिर एजेंट्स के जरिए नामुकम्मल या गलत मालूमात के साथ सफ़र की कोशिश करते हैं और किसी भी मुसाफिर को सियासी या VIP दबाव पर क्लियर नहीं किया गया। DG FIA ने कमेटी अराकीन को मज़ीद बताया कि इस साल पाकिस्तान से तकरीबन 24,000 अफराद कंबोडिया गए, जिनमें से 12,000 अफराद ताहाल वापस ही नहीं आए। इसी तरह 4,000 अफराद सयाहती वीज़ा पर बर्मा यानी म्यांमार गए, जिनमें से 2,500 अफराद वापस नहीं आए। DG FIA के मुताबिक गैर कानूनी अफराद को रोकने से पाकिस्तान की आलमी पासपोर्ट रैंकिंग 118 से 92 नंबर पर आ गई है और गुज़िश्ता बरसों में गैर कानूनी तौर पर बाहर जाने वाले अफराद में पाकिस्तान टॉप 5 मुल्कों में शामिल था, लेकिन अब हमारी पॉलिसियों से पाकिस्तान इन टॉप 5 मुल्कों से निकल गया है। रिफत मुख्तार ने मजीद बताया कि गुज़िश्ता बरस 8,000 अफराद गैर कानूनी तौर पर यूरोप गए, जबकि इस साल ये तादाद 4,000 हो गई है। जिम्बाब्वे में हमारे सफ़ीर ने बताया कि इथियोपिया और ज़ाम्बिया से पाकिस्तानी गैर कानूनी तरीके से यूरोप जा रहे हैं। एक जाली फुटबॉल क्लब ने अपनी टीम को जापान भेजा, जिसमें एक टांगों से माजूर शख्स भी चला गया। इस साल 85 लाख अफराद बैरून मुल्क गए, 226 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए और गुज़िश्ता 3 माह में 450 अफराद ईरान के बॉर्डर के जरिए गैर कानूनी तौर पर जाते हुए पकड़े गए हैं। एक बंगाली शहरी पाकिस्तान के सयाहती वीज़े पर यूरोप जाते हुए पकड़ा गया, फेक डॉक्यूमेंट्स पर गुज़िश्ता साल 287, जबकि इस साल 170 अफराद को डिपोर्ट किया गया है। DG FIA ने FIA एहलकारों की बदउनवानी से मुताल्लिक कायमा कमेटी के अराकीन को बताया कि बदउनवानी में मुलविस 180 FIA एहलकारों को नौकरी से बरतरफ किया जा चुका है, जबकि तमाम बड़े एयरपोर्ट्स को IDMS2 और नादरा के ऑनलाइन डेटा से मुंसलिक कर दिया गया है और एयरपोर्ट्स के इमिग्रेशन काउंटर्स पर कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं और
कंट्रोल हेडक्वार्टर से उनकी निगरानी की जा रही है। इसी तरह इमिग्रेशन निज़ाम में मसनूई ज़हानत के जरिए मुश्तबा केसेस की पेशगी निशानदेही की जा रही है और इंसानी मुदाखलत को कम करके सिस्टम बेस्ड क्लियरेंस को तरजीह दी जा रही है। DGFIA के मुताबिक सोशल मीडिया पर बगैर तस्दीक रिपोर्ट से अवाम में खौफ और कन्फ्यूजन पैदा होता है। इस्लामाबाद में FIA के काउंटर ज़्यादा हैं लेकिन अमला कम है, जिसकी वजह से हम इस्लामाबाद पुलिस की 30 ख़वातीन एहलकारों की खिदमत दे रहे हैं। और इसके अलावा DGFIA ने यह भी बताया कि दुबई और जर्मनी ने हमारे सरकारी पासपोर्ट पर वीज़ा फ्री कर दिया है और जनवरी के वस्त में ME एप्लीकेशन लॉन्च कर दी जाएगी, जिसके ज़रिए बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर रवानगी से 24 घंटे पहले इमिग्रेशन करा सकेंगे। इससे पहले वफाकी वज़ीर दाखिला सेनेटर मोहसिन नकवी ने खुद 29 नवंबर को इस्लामाबाद एयरपोर्ट का दौरा किया था और इस हवाले से एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि आज मैंने इस्लामाबाद एयरपोर्ट का दौरा किया और बैरून मुल्क सफ़र करने वाले मुसाफिरों से मुलाकात करके उनके मसाइल खुद सुने और मासूम लोगों का इस्तेहसाल करने वाले वीज़ा एजेंट्स के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का हुक्म दिया। मोहसिन नकवी ने मजीद लिखा कि 7 नवंबर को एक मुसाफिर की इमिग्रेशन में अमले की कमी से मुताल्लिक शिकायत का संजीदगी से नोटिस लिया और CCTV फुटेज का जायजा लेने समेत फौरी इंक्वायरी का हुक्म भी दिया। जिन मुसाफिरों के कागजात मुकम्मल और दुरुस्त हों उन्हें सफ़र से कभी नहीं रोका जाना चाहिए, लेकिन जाली या गैर तस्दीक शुदा दस्तावेज़ात पर सफ़र करने की कोशिश करने वालों को किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जाएगी, क्योंकि इससे पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचता है। पैसों के लिए लोगों के मुस्तकबिल से खेलने वाले एजेंट माफियाज के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस होगी। हमारे साथ मौजूद हैं FIA लाहौर के डायरेक्टर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़िया साहब। ज़िया साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये आज FIA के DG रिफत मुख्तार साहब ने जो ब्रीफिंग दी है, ज़ाहिर है जो हक़ाइक़ सामने आए हैं वो परेशान कुन हैं। सऊदी अरब ने 24,000 डिपोर्ट किए हैं, दुबई ने 6,000 पाकिस्तानी डिपोर्ट किए हैं, मजमूई तौर पर 56,000 पाकिस्तानी सऊदी अरब ने डिपोर्ट किए हैं, अज़रबैजान तक ने डिपोर्ट किए हैं और वजह भीख मांगना बताई गई है। अब FIA भी कहता है, वज़ीर दाखिला भी कहते हैं कि एजेंट माफिया है जो एक्सप्लॉइट करता है लोगों को, मगर क्या इसमें FIA के लोग भी मुलविस होते हैं? आज जो ब्रीफिंग में बताया गया कि बदउनवानी में मुलविस 180 FIA के एहलकार बरतरफ हुए, पूरा नेक्सस है जो काम करता है। देखिए, सबसे पहले तो इसमें बताना चाहूंगा आपको कि जो फिगर्स आपको पता लगे, डेफिनेटली हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है कि हमने अपने ग्रीन पासपोर्ट की जो एक हुर्मत है उसको बरकरार रखने के लिए हम ऐसे स्टेप्स लेते हैं जहां पे हम ऐसे लोगों को बाहर जाने से डेफिनेटली रोकने की कोशिश करते हैं जो किसी भी मैलाफाइड इंटेंशन से बाहर जाना चाहते हैं, वहां जाके भीख मांगते हैं, क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे जो हमारी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं वहां पे जाके फिर डंकी के जरिए यूरोपियन ममालिक तरफ जाने की कोशिश करते हैं, फिर जान से भी कई लोग हाथ धो बैठते हैं और कहीं ना कहीं हमारे जो एम्बैरसमेंट पूरी नेशन को कॉज होती है उसका सामना भी करना पड़ता है। इसमें जहां कहीं ऐसी चीजें होती हैं जहां पे फॉल्स डॉक्यूमेंट्स के जरिए या किसी भी नेटवर्क का हिस्सा बनते हुए FIA के कोई भी एहलकार इसमें शामिल होते हैं, तो ना सिर्फ उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग की जाती है, बल्कि जैसा कि आपने फिगर्स खुद ही आपने वाजिया किए, उनके खिलाफ एक FIR भी दर्ज की जाती है। चूंकि महकमे के अंदर एक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है वो डेफिनेटली रहता है और मुल्क की वकार और मुल्क की जो एक उसके नेक नामी है उसके सामने इन लोगों की कोई वक़्त नहीं होती और जहां कहीं ऐसे लोग पाए जाते हैं उनका तदारक किया जाता है। मगर डॉक्टर साहब, इसमें एक मसला है कि अब एक तो है कि जाते हुए अगर कोई मुलविस था, अब है लोगों को रोका जा रहा है। इस साल 51,000 ऑफलोड हुए, मजमूई तौर पर 66,000 मुसाफिरों को ऑफलोड किया गया। नाउ इसमें भी फिर सवाल ये उठता है कि ऐसा तो नहीं है कि इसमें भी कहीं करप्शन इन्वॉल्व हो? जिन लोगों को ऑफलोड किया जा रहा है उनसे पैसों की डिमांड की जाए, वो दे दें तो जाने दिया जाए, ना दें तो रोक दिया जाए। ये क्या इंसानों की हद तक, अगर चंद इंसानों पर अगर फैसला मुनहसिर है तो ये यहां पर भी करप्शन हो रही हो? सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो हमारे तकरीबन इस साल इस मुल्क में तकरीबन 11 मिलियन के करीब ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुल्क से बाहर ट्रैवल किया पाकिस्तान के तमाम तर एयरपोर्ट से, और लेस देन ये 0.6% है जिसके बारे में वजाहत की जा रही है कि उनको जाने से रोका गया क्योंकि डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे। इसमें भी कैटेगरी है, बाज लोग NOC नहीं होती। 15,000 के करीब ऐसे लोग हैं जिनकी बेसिकली टेक्निकल वजूहात की बिना पे कि सर्दियों के सीजन में इमिग्रेशन का प्रोसेस हो गया लेकिन फ्लाइट नहीं हुई या हमें कुछ ऐसा एयर स्पेस के प्रॉब्लम हुए। बाकी जो मानदा लोग हैं उसमें ऐसे लोग हैं जिनको अपलोड करने के लिए सिर्फ कोई ह्यूमन एलिमेंट क्या सतहियों पे बेस नहीं होता, पीछे पूरी एक वर्किंग होती है। हमारा एक रिस्क असेसमेंट यूनिट है जो कि प्रॉपर तौर पे प्रोफाइलिंग करता है। हमारे उस इनपुट के जरिए जो हमारा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल ऐसे ट्रैवल जो माफिया होते हैं, जो एजेंट्स होते हैं, जो ह्यूमन स्मगलर्स होते हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन की बेस करता है। और जो लोग बाहर के मालिक से डिपोर्ट होते हैं उनके जो इंकशाफात होते हैं उन पे बेस करते हुए रिस्क प्रोफाइलिंग की जाती है। अब तक 5 ऐसे रिस्क प्रोफाइलिंग के मेजर डॉक्यूमेंट्स जो हैं FIA हेडक्वार्टर जो है वो पब्लिश कर चुका है, जिसकी बेस पे वो एज ग्रुप, वो एरियाज, वो डेस्टिनेशन आइडेंटिफाई की जाती हैं जहां पे ये लोग जाना चाहते हैं। और जो क्वेश्चन हमारे काउंटर ऑपरेटर्स या गेट ऑफिसर्स करते हैं वो प्रॉपर एक स्किल के ऊपर, एक ट्रेनिंग के ऊपर, एक प्रॉपर एक जो उनके पास एक बैकग्राउंड नॉलेज होता है, एक डाटाबेस उनके नॉलेज की होती है, उसके ऊपर बेस किए जाते हैं। मसलन मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि बाद लोग टूरिज्म की बेस पे
कुछ मिडिल ईस्टर्न मुल्कों में जाते हैं और वहां पे जाके फिर वो ऐसे ह्यूमन स्मगलर्स के हत्थे पहले चढ़े होते हैं, या वहां जाके उनका एक नेक्सस बन जाता है कि वो इलीगल तरीके से यूरोपियन मार्केट तक जाने की कोशिश करते हैं। अब जब वो यहाँ से ट्रेवल करते हैं तो ना ही उनकी होटल बुकिंग होती है, ना ही वो इतना कैश कैरी करते हैं, ना ही वहां किसी के पास रहने के लिए उनके पास कुछ जगह होती है। और इसी तरह बाज लोग जो मजहबी रसूमात के लिए उम्रे पे या ज़ियारतों पे जाने की कोशिश करते हैं, वो 2-3 माह का ऐसा वीजा ले लेते हैं ताकि वहां जाके भीख मांग सकें। ना उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड ऐसा होता है, ना उनके कोई इस तरह से पुरानी उनकी हिस्ट्री में चीजें इस तरह की हमारे सिस्टम के अंदर ऐड होती हैं। सो ये सारी जो एक्सरसाइज की जाती है प्रॉपर एक एनालिसिस बेस्ड प्रोसीजर के ऊपर की जाती है। ये क्या सरंगियों पे या ह्यूमन जजमेंट मेयरली विदाउट एनी ट्रेनिंग नहीं होती है। इसके मतलब इसमें और इम्प्रूवमेंट, क्योंकि आज जी साहब ने एक एप्लीकेशन की भी बात की, इसमें मजीद इंप्रूवमेंट कैसे आ सकती है कि एक इंसान है वो एयरपोर्ट गया और उसे पता चला कि मैं सफ़र नहीं कर सकता हूं, और जाहिर है बहुत कुछ मजदूर भी ट्रैवल करते हैं, जाहिर है हमें कंसर्न्स दूर करने हैं अपने दोस्त ममालिक के। अगर दुबई UAE अगर वीज़े नहीं दे रहा है, सऊदी अरब ने भी कंसर्न्स रेज किए हैं, वो लोगों को डिपोर्ट कर रहा है, बट इसको मजीद इंप्रूव करना के बजाय इसके कि लोग जाएँ उन्होंने अचानक पता चले और फिर ये सवाल उठे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई कुछ अशखास फैसला कर रहे हैं जिसमें करप्शन का एलिमेंट हो, इसको और इंप्रूव किया जाए। सर, 2 बातों को मैं आपको कहना चाहूंगा। पहली बात तो इंप्रूवमेंट की गुंजाइश तो हर इदारे में होती है, और इंट्रोस्पेक्शन जो है वो एक हमेशा हर इदारे के इर्तिका की एक वजह बनती है। सो लिहाजा एक डिजिटल ऐप बनाई जा रही है जिसमें 24 से 48 घंटे के अंदर लोग अपना डाटा फीड करेंगे, और बहुत सारी चीजें जो क्वेश्चंस हमारे काउंटर ऑपरेटर को यहाँ मौके पे करना पड़ते हैं वो AI के जरिए उसके पास एक प्रॉपर डाटा होगा। लेकिन मैं यहाँ करप्शन से रिलेटेड आपसे बात जरूर वजाहत करता चलूंगा कि हमने यहाँ पे 1-2 गैंग ऐसे भी पकड़े जिन्होंने सारी इस जो सोशल मीडिया कैंपेन चल रही थी उसका सहारा लेते हुए FIA के नाम पर पैसे लेने की कोशिश की, बल्कि लिए पैसे। और जब उन लोगों को हमने यहाँ पे अरेस्ट किया, बैक ट्रैक किया, तो इवन उनके अकाउंट से वो पैसे भी लिए गए, क्योंकि लोगों ने एक इसमें ब्लाइंड एक खेलने की कोशिश की कि वो एक पैनिक क्रिएट करके FIA के नाम पे पैसे लेने, और बंदा अगर मेरिट्स पे भी यहाँ से फ्लाई कर जाता है अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स पूरे होने के बावजूद, तो उसकी बेस पे इससे फायदा उठा सकें। सो प्रोसेस जो है वो इवॉल्व कर रहा है, साथ साथ IT बेस इसको मूव किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको ये साथ इंश्योर कराता चलूं कि कोई चीज इस वक्त भी ऐसी नहीं हो रही है जो प्रॉपर एक डाटाबेस के ऊपर या प्रॉपर एक लॉजिक और जजमेंट के ऊपर नहीं है। मतलब मुझे ये भी बताइएगा, क्योंकि ज़ाहिर है FIA का बतौर इदारा एक बहुत ही अहम रोल है पाकिस्तान में, और बहुत अहम मामलात के हवाले से अहम रोल है। अब जितने पिछले दिनों कुछ स्कैंडल सामने आए, चाहे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से हो तो आया कि FIA के कुछ अफसरान भी इसमें मुलविस हैं, फिर कुछ यूट्यूबर्स के हवाले से मामला आया तो हमने देखा कि जो बढ़ चढ़ कर इंटरव्यूज़ देते थे वो खुद रिश्वत में और इस मामलात में मुलविस पाए गए। फिर पिंडी से कार्रवाई ज़ाहिर है इदारा खुद कर रहा है। फिर NCCIA बना तो उसमें भी हमने देखा कि क्या मामलात हुए। इदारा इस हवाले से कर क्या रहा है कि लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल हो इदारे के ऊपर कि अगर यहां से कार्रवाई हो रही है तो मेरिट पर हो रही है। तो देखिए, इदारा यही कर रहा है जो पता है आपको। इदारा कर रहा है तो ये फिगर्स आप तक हैं। इदारा इन लोगों को सामने लेके आ रहा है तो आपको आज ये सारी मालूमात है। ये सारी की सारी मालूमात आपको खुद हमारे डायरेक्टर जनरल दे रहे हैं। ये सारी की सारी मालूमात जब उन पे FIR दे रहे हैं तभी आपके सामने आ रही हैं। वही लोग जिनकी तरफ आपने इशारा किया उनके ऊपर महकमे ने अपना हाथ पहले रखा। आप चेक कीजिए कि इन तमाम लोगों के ऊपर या जिन लोगों का इजहार हमारे डायरेक्टर जनरल ने आज मीटिंग में किया, क्या किसी खबर के बाद इनके खिलाफ एक्शन किया गया? नहीं। इन सब के खिलाफ एक्शन महकमे ने अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के तहत किया और फिर उसको पब्लिश किया। यानी कहीं पे भी हमने मगर इसमें एक मसला है ना, एक मशहूर शख्सियत पर हाथ डाला, बहुत सारे इंटरव्यूज दिए, सामने आए, उस मशहूर शख्सियत की जो अहलिया है उसने भी जब शोर मचाया तब मामलात हुए। ये पता नहीं कितने अरसे से कितने लोगों के साथ ये सब कर रहे थे और इतने सीनियर अफसर बने हुए थे। तो देखिए, उस केस की तफ्तीश FIA कर रहा है और बाय चांस लाहौर नहीं हमारा जोन ही उसकी तफ्तीश कर रहा है। सो तफ्तीश की बहुत सारी चीजें हैं जिसपे अगर मैं कबल बात करूंगा तो शायद वो उसके जो फाइनल रिजल्ट्स को असरअंदाज करेंगी। लेकिन आप ये देखिए कि फिर भी जो भी एविडेंस हमारे सामने आए, एविडेंस चीजें हमारे सामने आई, उनको गिरफ्तार किया गया, उनको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है और किसी तरह से उनके साथ रियायत नहीं बरती जा रही। और इसी तरह हमारे इमिग्रेशन के मामला में या बाकी मामला में भी, क्योंकि खुद FIA एक एंटी करप्शन का इदारा है जो कि बाकी भी फेडरल इदारों के खिलाफ अपना यही किरदार अदा करता है। और जहां बारी अपने आप पे आती है तो लाजमी तौर पे ऐसे चंद अफराद की वजह से हम अपने महकमे में काम करने वाले वो डेडिकेटेड जो हजारों सैकड़ों लोग हैं, किसी तरीके हम उन पे ब्लेम नहीं आने देंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। एक और अहम मामला हुआ है जस्टिस जहांगीरी के हवाले से, उन्होंने कुछ अहम नकात उठा दिए हैं। बात करेंगे ब्रेक के बाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने डिग्री केस में खुद पर दबाव होने का एतराफ़ करते हुए मुझे इस्तीफ़ा देने की तजवीज़ दी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई दरख्वास्त में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का कहना है कि मैंने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरख्वास्त दायर कर दी है। उनको डिग्री केस की समाज से अलग हो जाना चाहिए। दरख्वास्त में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का कहना है कि इस अदालत में जज के तौर पर मेरी तकर्री को चैलेंज किया गया है। इस बुनियाद पर
कि मेरे पास मौजूद LLB की डिग्री इनवैलिड है और इसी वजह से मैं ये ओहदा रखने का अहल नहीं हूँ। मौजूदा दरख्वास्त इस मकसद के लिए दायर की जा रही है कि एक फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए जिसमें मौजूदा बेंच की सरबराही करने वाले चीफ जस्टिस सरफराज डोगर शामिल ना हों और वो 2 दीगर जजेस भी शामिल ना हों जो सिंध हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से इस अदालत में ट्रांसफर होकर आए हैं। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के इस अदालत में तबादले और बतौर चीफ जस्टिस तकरूरी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। इसी तरह जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो और जस्टिस मोहम्मद आसिफ के तबादलों को भी पटिशन के जरिए चैलेंज किया गया था। मैं खुद भी इस ट्रांसफर पटिशन में एक दरख्वास्त गुजार था, जबकि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और दोनों दीगर ट्रांसफर शुदा जजेस इस पटिशन में जवाब दहिंदा थे। ये ट्रांसफर पटिशन सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने 19 जून 2025 को जारी किए गए एक मुख्तसर हुक्म के जरिए 3 के मुकाबले में 2 की अक्सरियत से खारिज कर दी थी। ताहम चीफ जस्टिस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादले से मुतासरा दीगर फरीकैन की जानिब से दायर की गई इंट्रा कोर्ट अपीलें इस वक्त वफाकी आईनी अदालत में ज़ेर समात हैं। चूँकि इस अदालत के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के तबादले और बतौर चीफ जस्टिस तकरूरी को दीगर अफराद के साथ साथ मैंने खुद भी चैलेंज किया था, इसलिए शाइस्तगी का तकाजा ये था कि चीफ जस्टिस इब्तिदाई से इस पटिशन की समात ना करते। इसके बरक्स चीफ जस्टिस ने अपने इंतजामी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इस पटिशन को एक डिवीजन बेंच के सामने मुकर्रर कर दिया, जिसके नतीजे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इंट्रा कोर्ट अपील के हक से मैं महरूम हो गया। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने 16 जून 2025 को इस पटिशन को एक ऐसे डिवीजन बेंच के सामने मुकर्रर कर दिया जिसकी सरबराही वो खुद कर रहे थे, जबकि बेंच का दूसरा रुकन एक एडिशनल जज था जिसकी आइंदा तौसीक का इन्हिसार चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सिफारिश पर है। इसी रोज यानी पहले ही दिन चीफ जस्टिस ने एक हुक्मनामा जारी करते हुए मुझे अदालती काम अंजाम देने से ही रोक दिया। हालांकि ये मामला महज एतराज़ात के केस के तौर पर मुकर्रर था और दरख्वास्त गुजार भी इस पर दलाइल देने के लिए मौजूद नहीं था। बाद में यह हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट ने 30 जून 2025 के हुक्म के जरिए कलअदम करार दे दिया और यह बात काबिल जिक्र है कि खुद अटॉर्नी जनरल ने भी एतराफ़ किया कि वो इस हुक्म का दिफा नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस बेंच को वाज़ेह हिदायत दी गई थी कि वो पहले दफ्तरी एतराज़ात का फैसला करे और फिर कानून के मुताबिक आगे बढ़े। इसके बावजूद इस बेंच ने पटिशन के काबिल समात होने का फैसला किसी नोटिस या समात के बगैर ही कर दिया। ये ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खुली खिलाफ वर्जी थी, बल्कि ये बात भी इंतहाई संगीन है कि मुझे काबिल समात होने के मामले पर कोई नोटिस नहीं दिया गया और इस हकीकत के बावजूद कि मैं इस मुकदमे में बुनियादी जवाब दहिंदा हूँ और मैंने सुप्रीम कोर्ट से अपने हक में हुक्म हासिल किया था। मुझे असल मुकदमे में जवाब जमा कराने के लिए महज 3 दिन दिए गए। 15 दिसंबर 2025 को मैं बजाते खुद अदालत में पेश हुआ और अदालत को आगाह किया कि मुझे कानून के मुताबिक ना तो पटिशन का मेमो फराहम किया गया है और ना ही मुकदमे का रिकॉर्ड दिया गया है। मैंने वकील मुकर्रर करने के लिए मोहलत तलब की और मेरी जानिब से मुनासिब वक्त देने की दरख्वास्त के जवाब में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने सिर्फ 3 दिन की मोहलत दी और मुकदमा 18 दिसंबर के लिए मुलतवी कर दिया। अब तक दिए गए यकतरफा एक्स पार्टी अहकामात जिस गैर शाइस्ता उजलत के साथ सादिर किए गए हैं वो इस बात को वाज़ेह करते हैं कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर एक गैर जानिबदार मुनसिफ नहीं हैं, बल्कि पहले से तयशुदा जहन के साथ बैठे हैं जिसका मकसद एक मुकर्ररा वक्त के अंदर मेरे खिलाफ मनफी फैसला देना है। और बयान किए गए हालात के पेश नज़र ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर मेरे खिलाफ जानिबदार हैं या कम अज़ कम जानिबदारी का वाज़ेह तासुर मौजूद है और यही बात चीफ जस्टिस को मेरे खिलाफ दायर इस पटिशन की समात के लिए नाअहल करार देने के लिए काफ़ी है। लिहाजा ये पटिशन जिसके जरिए इस अदालत में जज के तौर पर मेरी तकरीरी को चैलेंज किया गया है, चीफ जस्टिस सरफराज डोगर नहीं सुन सकते, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके तबादले और बतौर चीफ जस्टिस तकरीरी को इससे कबल मैं खुद चैलेंज कर चुका हूँ, बिलखुसूस इस पस मंज़र में कि चीफ जस्टिस ने बतौर डिवीजन बेंच के सरबरा पहले ही मनमाने और गैर कानूनी अहकाम सादिर किए हैं। ये बात भी काबिल तवज्जो है कि 28 अक्टूबर 2025 के हुक्म के जरिए जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो जो उन जजेस में शामिल थे जिनका तबादला मैंने चैलेंज किया था, इस पटिशन की समात से खुद को अलग कर चुके हैं। लिहाजा शाइस्तगी का तकाजा ये है कि इस पटिशन की समात के लिए जो बेंच तश्कील दिया जाए उसमें ऐसा कोई रुकन शामिल ना हो जो माजी में मुझसे अदालती कार्रवाई के सबब मुखालफाना ताल्लुक़ रखता हो। मजीद ये कि जब यह मामला चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के सामने ज़ेर समात था तो उन्होंने इस ज़ेर इल्तवा मामले पर दीगर अफराद के साथ साथ मुझसे भी गुफ्तगू की। उन मुलाकातों के दौरान चीफ जस्टिस ने इस बात का एतराफ़ किया कि मेरे खिलाफ इस मुकदमे को जल्द अज जल्द निपटाने के लिए उन पर शदीद दबाव डाला जा रहा है। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने बराह रास्त और बिलवास्ता तौर पर यह तजवीज़ भी दी कि अगर मैं एक पोस्ट डेटेड इस्तीफ़ा उनके हवाले कर दूं और वो उसे बतौर अमानत अपने पास रख लें तो इससे चीफ जस्टिस पर दबाव डालने वालों को मुतमईन किया जा सकेगा और अदालत की कार्रवाई मौखर करने में भी मदद मिलेगी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने एक ज़ेर समात मामले के नतीजे पर गुफ्तगू करने की कोशिश करके और इस नतीजे को मेरे इस्तीफ़े से मशरूत करके खुद को इस मुकदमे में बतौर मुनसिफ बैठने के लिए नाअहल कर लिया है।
लिहाजा चीफ जस्टिस पर लाजिम है कि वो इस मुकदमे की समाज से खुद को अलग करें। चीफ जस्टिस का ये तर्ज अमल उस ज़ाब्ता अखलाक की खुली और संगीन खिलाफ वर्जी है जो किसी भी जज को किसी ज़ेर समाअत मामले पर मुकदमे के किसी फरीक से गुफ्तगू करने से रोकता है। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने अपने ऊपर डाले जाने वाले दबाव के नतीजे में ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी करने के बजाय अपने ही एक साथी जज पर इस्तीफ़ा देने के लिए दबाव डालने का रास्ता इख्तियार किया। इन्हीं वजूहात की बिना पर मैंने चीफ जस्टिस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने एक बाकायदा शिकायत भी दायर कर दी है। चुनाचे शाइस्तगी का तकाजा यही है कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर इस पटिशन की समाज से खुद को अलग कर लें। इस अदालत में जज के तौर पर मेरी तकरीरी को चैलेंज करने वाली इस पटिशन में उठाए गए सवालात निहायत अहम अवामी नौइयत के हैं जो इस अदालत के पूरे निज़ाम को मुतासिर करेंगे। उस पटिशन में उठाए गए निकात कानून के नए और गैर मामूली सवालात को जन्म देते हैं। मामले की इस गैर मामूली अवामी अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए ये निहायत ज़रूरी है कि इसकी समाअत फुल कोर्ट के ज़रिए की जाए ताकि इस पर होने वाला कोई भी फैसला अदालत की इज्तिमाई दानिश की अक्कासी करे, शफाफियत को यकीनी बनाए, जानिबदारी के किसी भी तासुर का खात्मा करे और इस अदालत की जानिब से इंसाफ की फरहमी पर अवाम के एतमाद को मजबूत बनाए। ऊपर बयान किए गए हक़ाइक़ की रोशनी में निहायत एहतराम के साथ इस्तदा है कि इस रिट पटिशन को एक ऐसे फुल कोर्ट के सुपुर्द कर दिया जाए जिसमें चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, इस अदालत में ट्रांसफ़र होकर आने वाले 2 दीगर जजेस और मेरे सिवाय इस अदालत के तमाम जजेस शामिल हों। इसके अलावा इस मुकदमे के तमाम हालात व वाक़यात के तनाजुर में जो भी मज़ीद रिलीफ अदालत मुनासिब और मुनसिफाना समझे वो भी दिया जाए। जैसे तारिक महमूद जहांगीरी ने अपने खिलाफ डिग्री केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कार्रवाई को वफाकी आइनी अदालत में चैलेंज कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं है, उसे खारिज कर दिया जाए। इसके अलावा जैसे तारिक महमूद जहांगीरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जवाब जमा कराने के लिए वक्त देने की सदा भी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सिंध हाई कोर्ट में केस के फैसले तक समाअत मुलतवी की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली गुज़िश्ता समाअत के मौके पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने बेंच में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की मौजूदगी पर एतराज़ उठाते हुए बेंच पर अदम एतमाद का इजहार भी किया था। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।